नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी का साप्ताहिक कार्यक्रम चाय पर समीक्षा। मेरा नाम अनुराग गुप्ता है और हमेशा की तरह स्टूडियो पे मौजूद है प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। जैसा कि आप सबको पता है कि बीते दिनों जुम्मे की नमाज के बाद नुपुर शर्मा की टिप्पणी को लेकर देश भर में बवाल हुआ। सबसे ज्यादा बवाल उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। सीधा साधा बहुत साधारण सा सवाल आपसे ये है सर कि नुपुर शर्मा पहली बात तो व्यक्तिगत तौर पर कोई टिप्पणी की थी, उसके बाद उन्होंने माफीनामा भी उनका सभी के सामने आ गया था। पार्टी ने भी उन पर कार्रवाई की, उन्हें निलंबित कर दिया। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की, मुंबई में भी एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद इतना हंगामा क्यों? क्योंकि कार्रवाई की बात की जा रही थी, कार्रवाई हो गई, अब हंगामा क्यों हो रहा है? देखिए, ये जो हंगामा कर रहे हैं ये कुछ लोग हैं, भारत विरोधी शक्तियां कहेंगे इनको, जो चाहते हैं कि भारत की जो प्रगति का रथ है उसको रोका जाए। भारत जो प्रगति के पथ पर आगे तेजी से बढ़ता जा रहा है उस गति को किस तरह से बाधित किया जाए। तो ये अंतर्राष्ट्रीय साजिशें हैं जिसमें मुझे लगता है कि हमारे भी कुछ लोग फंस गए हैं या उन अंतर्राष्ट्रीय साजिशों का वो भी हिस्सा हैं। ये तो खैर अब जांच के बाद सरकार जांच करे तो शायद ये चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन जहाँ तक मेरी थोड़ी बहुत समझ इस्लाम के प्रति है तो इस्लाम ये शिक्षा देता है कि सब मिलकर रहें, और अगर किसी ने कुछ अपराध कर दिया है, किसी से कोई गलती हो गई है, वो क्षमा मांगता है तो उसको क्षमा भी करें और फिर आपसी सौहार्द के साथ रहें। अब नुपुर शर्मा ने जो कहा उनको नहीं कहना चाहिए था, वो उन्होंने किन परिस्थितियों में कहा ये एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन ये भी जग जाहिर है कि उन्होंने माफ़ी मांगी है, बिना शर्त माफ़ी मांगी है। ये कहा है कि मैं अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं माफ़ी मांगती हूं। मुझे लगता है कि एक बड़ा दिल दिखाते हुए माफ़ कर देना चाहिए था। और जो हम सड़कों पर देख रहे हैं, जैसा आपने कहा बीते दिनों जुमे की नमाज के बाद जो कुछ हुआ, वैसा ये भारत का इतिहास नहीं है। ये भारत के मुसलमान ऐसे नहीं हैं जैसा हम सड़कों पर देख रहे हैं। ये ज़रूर कहीं ना कहीं बाहर से कुछ ताकतें हैं जो इनसे ऐसा करवा रही हैं, और शायद ये लोग उसमें ऐसा इन ताकतों के चक्कर में या भ्रमजाल में आकर फंसे हैं। क्योंकि भारत के मुसलमानों का ये इतिहास ही नहीं रहा है कि वो सड़कों पर आकर इस तरीके से बवाल करें, किसी की हत्या हो जाए, कहीं पत्थरबाजी हो जाए। बहुत शांति के साथ, बहुत सौहार्द के साथ भारतीय मुसलमान रहते हैं। तो ये मुझे लगता है कि जो कुछ चल रहा है, एक तो ये संयोग नहीं, ये प्रयोग है। और हमने देखा था ऐसे प्रयोग पूर्व में और पिछले कुछ 2-4 वर्षों में ज़्यादा ऐसे प्रयोग होते रहे हैं। सरकार के खिलाफ हम कह सकते हैं कि जब से मोदी 2.0 की शुरुआत हुई है, जब से नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं, तब से भारत सरकार के खिलाफ एक अभियान लगातार चलता रहता है कुछ ना कुछ। और उस अभियान को अंतर्राष्ट्रीय जो ताकतें हैं कुछ भारत विरोधी, वो उसको लगातार समर्थन देती हैं। हमने देखा कि सीए का विरोध में आंदोलन चला, सीए से किसी की नागरिकता तो जा नहीं रही थी, उसमें जो धार्मिक उत्पीड़न के शिकार थे हमारे कुछ पड़ोसी देशों के लोग, उनको भारत की नागरिकता देने का प्रावधान था। लेकिन उसको ऐसा प्रचारित किया गया कि भारत के मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, भारत के मुसलमानों की नागरिकता छीनी जाएगी। और कुछ अंतर्राष्ट्रीय, जो हम अंतर्राष्ट्रीय साजिशों की बात कर रहे हैं, वो जो ताकतें हैं उन्होंने हवा दी, एक भारत विरोधी माहौल बनाने का प्रयास किया। और आपने देखा कि किस तरीके से जो किसान आंदोलन हुआ, 3 कृषि कानूनों के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे, किसान सड़कों पर उतरे, उस समय भी बहुत सारी टूल किट्स सामने आई थी। अब हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ये जो एक कुछ मामले शांत हुए थे, तो अब इस विषय को लेकर ऐसा बवाल खड़ा कर दिया गया है। और आप देखिए कि ये जो बवाल खड़ा हुआ है 10 दिन 12 दिन बाद खड़ा हुआ है। अगर बवाल था तो उसको अगले दिन खड़ा होना चाहिए था, लेकिन सब कुछ जब एक प्लान के तहत सब चीज़ें हो गई, उसके बाद सब चीज़ें की गई हैं। आप देखिए कि ये टूल किट नहीं है तो क्या है कि एक, जैसे अगर मान लीजिए कि जुमे के नमाज के बाद एक तरह से पत्थर फेंके जा रहे हैं, एक ही तरह से नारेबाजी हो रही है, एक ही तरह से सब कुछ हो रहा है, और सब कुछ मतलब पूरा लगता है कि योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है। तो ये भी एक टूल किट है जिसको देखना चाहिए। और ये सब चीज़ें जो है ना, आप देखिए कि ध्यान हटाने के लिए है। मैंने जैसे शुरू में कहा कि भारत की प्रगति को बाधित करने के लिए है। अब इस बवाल के बीच भारत ने जो तरक्की की वो खबरें कैसे दबी हैं। अब आप देखिए, भारत और वियतनाम के बीच लॉजिस्टिक सपोर्ट समझौता हुआ है। वियतनाम ने पहली बार किसी देश के साथ कोई ऐसा समझौता किया है। दक्षिण चीन सागर में चीन की हेकड़ी को ख़त्म कर देगा ये समझौता, ठीक है, लेकिन किसी को पता लगी ये खबर? नहीं पता लगी। भारत ने जो लक्ष्य रखा था उससे 4-5 महीने पहले ही ये लक्ष्य हासिल कर लिया है कि पेट्रोल में जो इथेनॉल मिलाते हैं हम, उसको 10% तक करने का लक्ष्य था, उसको 4-5 महीने पहले कर लिया। हजारों करोड़ रुपए की किसानों
की आय हुई है और प्रदूषण घटा है। क्या ये बात किसी को पता चली? नहीं, खबर दबकर रह गई है। और आप देखिए कि किस तरीके से जो अभी फिच है, फिच ने भारतीय जो अर्थव्यवस्था है, भारत की जो रेटिंग जो होती है उसको नकारात्मक से हटाकर स्थिर कर दिया है। लेकिन क्या ये खबर सामने आई? क्योंकि ये दबकर रह गई, इस शोर में दबकर रह गई। अभी देखिए कि हमारा जो औद्योगिक उत्पादन है वो पिछले 6-7 महीने के शीर्ष स्तर पर पहुंच गया है। और ये क्या खबर लोगों को पता है? नहीं पता होगी शायद। ऐसी बहुत सारी उपलब्धियां हैं अनुराग जी की जो बताई जा सकती हैं भारत की। अब आप देखिए कि गडकरी जी ने एक रिकॉर्ड बना दिया है, 175 किलोमीटर शायद उन्होंने सड़क बनाई है। तो वो शायद कुछ 20 घंटे में, ऐसा कुछ रिकॉर्ड है। तो वो, लेकिन ये भारत की जो उपलब्धियां हैं, भारत की जो तरक्की है उसको दबाने का एक तरह से ये एक षड्यंत्र है। और जिस तरह से इन्वेस्टमेंट बाहर से हमारे यहाँ पे आ रही है, लगातार आ रही है, उस सबको एक बाधित करने का भी प्रयास है। और मुझे लगता है कि ये जो प्रयास हैं ये सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति ये जानता है कि ये क्या चल रहा है, इसके पीछे कौन है, ये क्यों चलाया जा रहा है। और मुझे लगता है कि शायद अभी वर्तमान में जो नेतृत्व है वो ये सब कुछ जानता है कि ऐसा शायद होने वाला है, और वो लगातार संकेत दे रहा था, चेतावनी दे रहा था, और आखिरकार वही हुआ। मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाता हूँ। 20 मई को बीजेपी की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक थी जयपुर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संबोधन ऑनलाइन हुआ। उसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देखिए, कुछ लोग शॉर्टकट के रास्ते ढूंढते हैं और गलत उसमें मार्ग में पड़ जाते हैं, उनसे बचना चाहिए। और हमको विकास की राजनीति करनी है, साजिशों में नहीं फंसना है। साजिशें कही थी उन्होंने जो शब्द यूज़ किए थे। और उससे पहले अप्रैल में हरिद्वार में आरएसएस की बैठक हुई थी, उसमें जो चिंतन बैठक हुई थी, उसमें जो चीज़ निकल कर आई थी कि वैचारिक मुद्दों को आगे बढ़ाते हुए हमें समाज में जो कुछ वैमनस्यता हो जाती है उससे बचना है। वो वैचारिक मुद्दों पर आगे बढ़े, लेकिन इस तरीके की कुछ बातें नहीं होनी चाहिए कि कुछ समुदायों के बीच में आपस में दूरी बढ़े। अभी मोहन भागवत जी ने ये कहा कि हर मस्जिद में शिवलिंग नहीं खोजें। उन्होंने कहा कि जो भारतीय मुसलमान हैं वो हमारे भाई हैं और सब भाईचारे के साथ रहें। बहुत अच्छा संबोधन था उनका। तो ये लगातार नेतृत्व जो चाहे आरएसएस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे देश का हो, लगातार इस तरह की बातें कर रहा था। लगातार इस तरह के संकेत आ रहे थे उनकी बातों से कि आप सब मिलकर रहे हैं, मिलजुल कर रहे हैं। लेकिन ये जिस तरीके का वाकया हुआ, ये लगता है कि बहुत पहले से घटनाक्रम ऐसे घटनाक्रम की तैयारी की जा रही थी। क्योंकि आप जब देखेंगे विगत कुछ सालों के में, आप जब जाएंगे आप देखेंगे जम्मू कश्मीर से धारा 370 जब समाप्त हो, उसके पहले के समय को आप देखेंगे तो आप देखेंगे जुम्मे की नमाज के बाद कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी। धारा 370 समाप्त हुआ, वहाँ पे पत्थरबाजी की घटनाएं खत्म हुई, पूरी तरह से खत्म हो गई। लेकिन अब कहीं ना कहीं पूरे मुल्क को जम्मू कश्मीर बनाने की कोशिश की जा रही है, साजिशें रची जा रही है। पहले ये सब ने देखा है कि जम्मू कश्मीर में दूसरे मुल्कों के नारे लगते थे, वहाँ पे दूसरे मुल्कों के लोगों के द्वारा फंड भेजे जाते थे इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए। तो क्या कुछ हो रहा है देश में आपकी नज़र में? नहीं, देखिए, मैंने आपको जैसा कहा कि ये एक भारत की प्रगति को बाधित करने का प्रयास है। और दूसरी बात ये है कि एक कोई जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं कि वो मौका हाथ से नहीं जाने देती हैं, तो ये जो भारत विरोधी ताकतें हैं ये भी कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती हैं। इन्होंने देखा कि अभी ज्ञान व्यापी वाला मामला चल रहा था, वहाँ से सबूत इस तरीके के आ रहे हैं। कभी त्रिशूल की बात आ रही है सामने, कभी कमल के फूल की बात आ रही है, बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो ये उस समय ज़्यादा कुछ नहीं बोल पा रहे थे। लेकिन जैसे ही नुपुर शर्मा ने गलती की, उस गलती को उन्होंने पकड़ा और ऐसा एक अभियान चला दिया कि भारत में मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा है। भाई, भारत के मुसलमान तो आगे बढ़ रहे हैं, भारत के जो मुसलमान हैं वो तरक्की कर रहे हैं। भारत के मुसलमानों के एक हाथ में कुरान है तो एक हाथ में कंप्यूटर है, वो प्रगति कर रहे हैं, उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया है। और यही वो सरकार है जिसने कि जो खाड़ी देश जहाँ पे बवाल हुए, वहाँ पर आप देखिए कि अभी कोविड टाइम में सबसे ज़्यादा मदद भारत ने की इन लोगों की। और आज भी ठीक है वो तेल संपन्न देश हैं, लेकिन चाहे खाने पीने की चीज़ें हों, चाहे अन्य वस्तुएं हैं, भारत ही वहाँ पर सबसे ज़्यादा निर्यात करता है। और अब आप देखिए कि वहाँ की जो इकोनॉमी है उसको भी क्या इंडियंस ने संभाल रखा है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि ऐसा नहीं होता कि आप ही हम पर निर्भर हैं। भाई हम भी जैसे आप पर निर्भर हैं तो आप भी बहुत हद तक हम पर निर्भर होते हैं। तो ये एक वैश्विक अर्थव्यवस्था जब होती है तो उसमें सब लोगों का भागीदारी होती है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इंडियन प्रोडक्ट्स को हटा देंगे अपने स्टोर से तो भारत को बड़ा नुकसान हो जाएगा, हम यहाँ से इंडियंस को निकाल देंगे या उनकी सैलरी रोक लेंगे तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कम हो जाएगा। ये सब भारत को देखिए, भारत को आप छोटी मोटी चीज़ मत समझिए। भारत एक उभरती हुई शक्ति है और भारत की बात आज पूरी दुनिया सुनती
सोचती है, कुछ 2-4 देश अगर ये सोच ले कि नहीं हम भारत को की प्रगति को बाधित कर सकते हैं या उसको दरकिनार कर दें तो कुछ नुकसान पहुंचा देंगे, ऐसा नहीं है। भारत जवाब देना जानता है और भारत लेकिन चाहता है कि सबके साथ बहुत अच्छे संबंध रहे। प्रधानमंत्री जी ने तो निजी तौर पर, खास तौर पर इस्लामिक राष्ट्रों के साथ जो बेहतर संबंध बनाए हैं, ऐसे बेहतर संबंध इससे पहले नहीं रहे। भारत के किसी भी पूर्व प्रधानमंत्री को अपने कार्यकाल में यूएई ने अपना शीर्ष नागरिक सम्मान नहीं दिया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि हमारे किस तरह से इस्लामिक राष्ट्रों के साथ संबंध बेहतर हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक प्रकरण ऐसा था जिस पर हमारी जो विदेश मंत्रालय है, हमारे जो राजदूत हैं, सब चीज़ें स्पष्ट कर चुके हैं कि एक पार्टी की पदाधिकारी ने जो विचार व्यक्त किए हैं वो सरकार के विचार नहीं हैं। और ख़ास तौर पर हमारे जो विदेश मंत्रालय का बयान है, बहुत सधा हुआ बयान है, उसमें सब कुछ स्पष्ट कर दिया गया है। तमाम बातें हुई, लेकिन एक बात छूटी जा रही है, वो ये है कि जो राष्ट्रपति चुनाव से पहले जो प्रैक्टिस मैच है वो भाजपा ने जीत लिया है। जी। हम सब ने देखा कि राज्यसभा चुनाव जो 4 राज्यों में हुए थे वहाँ पर भाजपा को अच्छी जीत मिली, वहीं कांग्रेस को कहीं ना कहीं तगड़ा झटका लगा। इसे आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आगामी दिनों में राष्ट्रपति चुनाव है? देखिए, बीजेपी की अगर आप पिछले कुछ वर्षों से अगर गौर करें तो बीजेपी हर चुनाव को बड़ी गंभीरता के साथ लेती है, पूरा प्रबंधन के साथ लड़ती है। निगम का चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, लोकसभा का हो, राज्यसभा को। हमने देखा कि किस तरह से राज्यसभा के चुनाव थे तो उसमें सभी राज्यों में जहाँ पर कि चुनाव की नौबत आई, कई जगह तो निर्विरोध चुनाव संपन्न हो गए, लेकिन जहां पर चुनाव की नौबत आई वहां पर कुछ केंद्रीय मंत्रियों को प्रभारी बनाया गया। ठीक है कि राजस्थान में बीजेपी के पास ऑलरेडी नंबर नहीं थे, तो वहां पर की बात अगर हम छोड़ दें तो हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में बीजेपी ने जो उनको सीटें मिल रही थी वहां से एक सीट तो फालतू जीती है, लेकिन अपना एक सीट बढ़ाई है। उससे ज़्यादा बड़ा महत्व इस बात का है कि कांग्रेस को हराया है। कांग्रेस के प्रबंधन की खामियां सामने आई हैं। अब देखिए, हरियाणा में आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सारी बात मानते हुए कांग्रेस नेतृत्व ने उनके करीबी को वहाँ प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। जो विधायक थे उनको ले जाके होटल में रखा छत्तीसगढ़ में। जी, तो लेकिन उसके बावजूद हार गए। वहाँ पर प्रबंधन उनका काम नहीं आया हुड्डा जी का। ऐसे ही अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो शिवसेना पर बहुत ज़्यादा जो हालांकि झटका वहाँ पर शिवसेना को लगा है। कांग्रेस का तो एक ही प्रत्याशी था, वो जीत गया। गठबंधन सरकार है, तो अगर आपका जो उस गठबंधन का नेतृत्व कर रहा है अगर वो पार्टी हारी है तो उसका कुछ असर आप पर भी पड़ता है। तो वहाँ पर शिवसेना कुछ मुझे लगता है अति आत्मविश्वास की शिकार हो गई है। और अगर हम इस तरह से और वहाँ ये महाराष्ट्र के लिए खासतौर पर बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए है कि शिवसेना को झटका इसलिए है क्योंकि बीएमसी इलेक्शन से ठीक पहले शिवसेना को झटका लगा है, तो वहाँ चुनाव भी मुझे लगता है इसका असर पड़ेगा। कर्नाटक में जिस तरीके से बोम्मई साहब को वहाँ पर सरकार चलाने का काम मिला, उसके बाद एक उपचुनाव उनके क्षेत्र में वो हार गए, तो उनकी पार्टी हार गई। ऐसे बहुत सारे, और अभी देखा था कि मंत्री पद को लेकर उठापटक चल रही थी। एक मंत्री ईश्वरप्पा को पद छोड़ना पड़ा था, कुछ दिया गया था। जी, ठेकेदार की मौत जी, कई सारे ऐसे थे। उस इन सब घटनाओं के बीच भी अगर वो बीजेपी वहाँ पे निकालने में सफल रही है तो ये बेहतर प्रबंधन का ही परिणाम है। और खासतौर पर कांग्रेस ने जिस तरीके से, अब ठीक है कि अजय माकन हार गए, तो ये भी गांधी परिवार के करीबी माने जाते हैं। हर चुनाव वो हार रहे हैं, चाहे वो विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, अब राज्यसभा का भी हार गए, तो उनके लिए निजी तौर पर भी झटका है। शायद पार्टी अब दोबारा मौका पता नहीं दे न दे कि जहाँ पर निकल सकती थी वो भी आप हार गए हो। तो पता नहीं उनके पीछे कुछ किस्मत का एक कारवा भी चलता है कि उन्हें चुनाव जीतने नहीं देता है, क्योंकि बहुत करीबी मुकाबले में हारे हैं। और मैं इसको प्रबंधन की जीत भी मानता हूं कि प्रबंधन उनका अच्छा था बीजेपी का, तो शायद निकाल गए। और ठीक है, वो ये जो राज्यसभा का जो गणित है, टैली है, बीजेपी की आगे बढ़ी है, बीजेपी की ज़्यादा नंबर्स हो गए हैं। लेकिन हमको देखना होगा कि आम आदमी पार्टी ने भी अपनी सदस्य संख्या बढ़ाई है। बीएसपी का एक वहाँ पर अब सांसद रह गया है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस राज्यसभा चुनाव में हमने देखने को मिला। कुछ जो कई सारे राज्यों में जो द्विवार्षिक चुनाव हुए, लेकिन कांग्रेस को झटका जो भी लगा हो, लेकिन मैं मानता हूं कि अशोक गहलोत के लिए खासतौर पर ये जो चुनाव थे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे और उसमें वो अपना महत्व दर्शाने में कामयाब हुए हैं। जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस के तीनों प्रत्याशी जिता दिए हैं, बीजेपी के तमाम प्रयासों के बावजूद, सुभाष चंद्रा जैसे बड़े उद्योगपति के होने के बावजूद, तो वो अशोक गहलोत अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहे हैं। अगर अशोक गहलोत नहीं जिता पाते तीनों कैंडिडेट, तीसरा कैंडिडेट कांग्रेस का हार जाता तो सचिन पायलट हावी हो जाते और शायद वहाँ पर नेतृत्व वहाँ पर चेंज करना पड़ जाता कांग्रेस को। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर आपके साथ मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक मुझे यानी अनुराग गुप्ता और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।